हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम देखते हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका एक नया टॉपिक महाभारत के रचनाकार एक थे या अनेक। जैसा कि आपको विदित है, हम जान चुके हैं पहले कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है 600 BC टू 600 AD, इसके बीच सोशल लाइफ को समझने, अर्ली जो सोसाइटीज हैं उनको समझने के लिए हिस्टोरियंस जो हैं वो लिटरेरी सोर्सेज पर बेस्ड हैं। लिटरेरी सोर्सेज साहित्यिक स्रोत मुख्य स्रोत माने हैं। और ये जो साहित्यिक स्रोत हैं इनमें भी जितनी भी लिखित सामग्री है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने माना है महाकाव्य एपिक को। और 2 महाकाव्यों के बारे में हम जान चुके हैं, रामायण और महाभारत। और ये हमारा चैप्टर महाभारत जो है उस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम महाभारत के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो स्टूडेंट्स, विद्वानों का ये मानना है कि महाभारत के जो रचनाकार हैं, संभवतः कोई एक व्यक्ति ने उसकी रचना नहीं की, उसकी रचना करने वाले कई लोग थे, कई विद्वानों का योगदान रहा। तो आइए हम देखते हैं, इसको कुछ बिंदुओं में देखने की कोशिश करते हैं। इसका लंबा रचना काल, या हम यूं कहें कि श्लोकों की अत्यधिक संख्या, श्लोकों की अत्यधिक संख्या, साथ ही साथ हम बात करें तो सूत या भाट सारथी इनके द्वारा लेखन या मौखिक रूप से संप्रेषण, उसके अलावा ब्राह्मणों द्वारा लेखन और लेखन का एक नया चरण। डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखने जा रहे हैं कि जो महाभारत है उसके लेखक एक थे या अनेक। विद्वान जो हैं, विद्वानों के संबंध में विभिन्न मत हैं और बेसिकली इसके जो लेखक हैं वो माने गए हैं वेद व्यास। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने लेखन कार्य वेद व्यास ने श्री गणेश के द्वारा लेखन कार्य करवाया। तो विभिन्न मत है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें लंबा रचनाकार। आपको ध्यान है कि 500 ईसा पूर्व 500 BC में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया, जो अगले 1000 वर्षों तक चलता रहा। यानी 500 शताब्दी ईसा पूर्व 500 BC में लेखन कार्य शुरू हुआ और वो आने वाले 1000 वर्षों तक चलता रहा। तो इतिहासकारों का मानना है कि किसी भी एक व्यक्ति का जो जीवन काल है वो जीवन काल इतना लंबा नहीं हो सकता। यानी कोई व्यक्ति 1000 साल वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। ओके। दूसरा बताया श्लोकों की अत्यधिक संख्या। हमें ज्ञात है कि इसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, बाद में बढ़कर लगभग 24,000 हो गए और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 1 लाख हो गए। इतिहासकारों की ये भी मान्यता है ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। इतनी बड़ी संख्या में इनका लेखन, इनको संकलित करना एक व्यक्ति के लिए थोड़ा असंभव महसूस होता है। उसके बाद देखिए सूत और भाट सारथी। इतिहासकारों का मानना है कि प्रारंभ में, यानी प्रारंभिक दौर में क्या था, जो राजा है, राजा के साथ युद्ध भूमि में कौन जाते थे, उनके साथ उनके सारथी भी जाते थे, जिन्हें सूत या भाट सारथी कहा गया। तो प्रारंभ में चूंकि जो सूत थे ये राजा के साथ युद्ध भूमि में रहते थे और राजा की सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं, उसकी वीरता, शूरवीरता, युद्ध का पराक्रम, उन हर चीजों को के ये प्रत्यक्षदर्शी होते थे। और बाद में युद्ध के पश्चात ये पूरे साम्राज्य में मौखिक तौर पे ओरली ये अपने किस्से, कहानियां के माध्यम से पब्लिक में इसको स्प्रेड करते थे। तो इतिहासकारों का मानना है कि प्रारंभ में ये जो लेखन कार्य है ये सूत जो है भाट सारथी
उनके द्वारा अपनी कविताओं और किस्सों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से किया गया, जो कि पूरा कैसा था, ओरल था, मौखिक था। बाद में इसका लेखन हुआ। आइए इसके बाद हम देखते हैं लेखन में और एक नया फेज आया। लगभग 500 बीसी के लगभग इस लेखन पर ब्राह्मण वर्ग का जो है एकाधिकार हो गया। यानी ये जो लेखन कार्य है, ये समाज के शिक्षित वर्ग, जो ब्राह्मण वर्ग है, उनके द्वारा किया गया। आप समझिए, ये वही समय था जब उत्तर भारत में क्या हो रहा था, उथल पुथल का दौर था। उत्तर भारत में जनपद, महाजनपद, इनका विकास हो रहा था। आपको अगर ध्यान है, हम पढ़ चुके हैं कुरु, पांचाल, मगध, इस तरह से हम देख चुके हैं। तो ये नए नए राजवंशों का उदय हो रहा था। जनपद, महाजनपद बन रहे थे। भारत का पहला बड़ा राज्य मगध हम पढ़ चुके हैं विस्तार से। तो ये जो नए शासक बने, इनके जो नए नए राजा बन रहे थे, ये जो राजा हैं, ये अपने साम्राज्य, अपने समय, अपने शासन को सुव्यवस्थित चाहते थे। ये चाहते थे कि इनका शासन, समाज, वो सब नियंत्रित रहे। तो इस हिसाब से इनके द्वारा भी, यानी इन नए शासकों के उदय से समाज में बहुत ही सामाजिक बदलाव आए, बहुत ही राजनीतिक दावपेच, राजनीतिक परिवर्तन आए। तो ये जो सामाजिक मानदंडों में जो परिवर्तन था, उनके लिए भी ये लेखन और इनका दर्ज करना, नए नियमों को दर्ज करना महत्वपूर्ण था। तो इस तरीके से नए शासकों द्वारा ये लेखन करवाए गए, चूंकि ये चाहते थे कि इनका शासन, इनकी व्यवस्था नियंत्रित रहे। तो इतिहासकारों का मानना है कि इस समय ब्राह्मणों द्वारा इसका लेखन किया गया। पर डियर स्टूडेंट्स, इसका लेखन कार्य अभी कंप्लीट नहीं होता है। एक और चरण बच गया है लेखन का, और ये कौन सा चरण है? ये बेसिकली 200 बीसवी से 200 एडी तक, ठीक है। लेखन का एक नया चरण शुरू होता है 200 बीसी टू 200 एडी। ये कौन सा टाइम था? इस समय भारत में क्या था? इस समय भारत में विष्णु है जो, वो बहुत सबसे लोकप्रिय हो चुके थे। विष्णु की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी, बहुत ही पॉपुलर देवता ये हो चुके थे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो हमारे महाभारत के महानायक हैं, महाभारत के जो मुख्य नायक हैं, मुख्य नायक कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को किसका अवतार? विष्णु का अवतार मान लिया गया, ठीक है। और श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को संदेश देते हैं भगवत गीता के तौर पे। तो बताया है कि लगभग 200 ईस्वी से लेकर लगभग 400, कहीं कहीं 500 भी आपको मिल जाती है, इसके बीच मनुस्मृति। अब ये मनुस्मृति क्या है? पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, भारत का प्राचीनतम विधि ग्रंथ। तो मनुस्मृति जो है, उससे बहुत सारे उपदेशात्मक अंश लेकर, उपदेशात्मक मीन्स मोरल वैल्यूज वाले अंश लेकर, या इस जैसे बहुत सारे उपदेशात्मक जो अंश हैं, श्लोक हैं, उनको महाभारत में जोड़ दिया गया। और इस प्रकार महाभारत 1,00,000 श्लोकों वाला एक विस्तृत, एक महाकाव्य बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, महाभारत के जो रचनाकार हैं, उनके बारे में विद्वानों के यही मत है कि ये कोई निश्चित समय में नहीं लिखा गया, इसका कोई एक निश्चित समय नहीं है, निश्चित लेखक नहीं है। इसको एक सीमित क्षेत्र में, सीमित दायरे में बांधना उचित नहीं है। ये एक व्यापक समय को, व्यापक समाज को, एक लंबे पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग समय में अलग अलग लेखकों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा इसमें अपनी भूमिका अदा की गई। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि संभवतः जो महाभारत है, उसके रचनाकार, उसकी मूल कथानक जो है, संस्कृत मूल कथानक, उसके रचनाकार तो वेदव्यास थे, लेकिन जो कालांतर में इसका इतना विस्तार हो गया, उसमें विभिन्न जो लोग हैं, उनका योगदान था। तो देखिए,
इसके रचना काल के हिसाब से लगभग 1000 वर्षों तक इसका रचना काल रहा, यानी कोई एक व्यक्ति 1000 वर्षों तक जीवित नहीं रह सकता। दूसरा, श्लोकों की बहुत ज्यादा संख्या है, यानी कई लोगों का योगदान रहा होगा। साथ ही साथ प्रारंभ में माना गया है कि युद्ध भूमि में राजा के साथ जो सारथी जाते थे, संभवतः प्रारंभ में उनके द्वारा राजा के जो विजय ज्ञान है और जो युद्ध का विवरण है महाभारत में, वो सब दिया गया होगा। 500 जो ईसा पूर्व है उसके लगभग ब्राह्मणों ने लेखन कार्य पर एकाधिकार लिया और सिस्टमेटिक लेखन कार्य शुरू किया, क्योंकि इस समय नए राज्य जो है उनका उदय हो रहा था। राजा जो है वो एक सिस्टमेटिक अपने सुव्यवस्थित नियम चाहते थे ताकि समाज पे अच्छा नियंत्रण हो। और इसी के साथ ही इसमें भगवत गीता के तौर पर एक बहुत ही बड़ा जो प्रकरण है वो जोड़ा गया, जिसका जो है मनुस्मृति से प्रभावित होकर, यानी मनुस्मृति में जैसे उपदेशात्मक अंश हैं उसी प्रकार के उपदेशात्मक अंश इसमें जोड़े गए और श्री कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार बताए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि महाभारत के जो रचनाकार हैं वो एक नहीं अनेक हम मान सकते हैं विभिन्न तथ्यों के आधार पर। आइए अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो महाभारत है वो ऐतिहासिक है, यानी उसके पात्र, उसकी घटनाएं, उसका युद्ध ऐतिहासिक है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे ऐतिहासिक माना जाए अथवा नहीं। तो हमें क्या साक्ष्य मिले, हमें क्या जो खोजें हुई, खुदाई हुई, उसमें हमें क्या साक्ष्य मिले। तो हम देखें महाभारत साक्ष्यों की या सादृश्यता की खोज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि जो महाभारत है, महाभारत के आधार पे हम 600 BC टू 600 AD के बीच का सामाजिक जीवन, सामाजिक परंपराएं जो है उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखिए कि महाभारत कितना ऐतिहासिक है, उससे संबंधित क्या साक्ष्य मिलते हैं। महाभारत में भी अदर काव्य की तरह, जो अदर काव्य है उनकी तरह युद्ध का, जो विभिन्न कहानियां हैं, किस्से हैं उनका, इन सब का बहुत ही डीप विस्तृत ब्यौरा हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इसके साक्ष्य जो हैं, साक्ष्यों की खोज। तो देखिए 1951-52, कहीं कहीं आपको 53 भी मिल जाएगा, इसके लगभग बीबी लाल जो है उनके नेतृत्व में, बीबी लाल एक पुरातत्वविद थे, इनके नेतृत्व में खुदाई कार्य आगे बढ़ाया और जो मेरठ क्षेत्र है, मेरठ यूपी में, वहां साक्ष्य मिले हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर क्या है? हस्तिनापुर कौरव जो कुरु राज्य था उसकी ये कैपिटल थी। ठीक है, राजधानी। तो इतिहासकार मानते हैं कि हस्तिनापुर नाम केवल हो सकता है कि ये सिर्फ नाम मात्र का संयोग हो, केवल नाम से ही संयोग होने से हम ये नहीं मान सकते कि महाभारत काल का है। लेकिन ऐसा नहीं था। इतिहासकार मानते हैं कि, इतिहासकारों की क्या मान्यता है? उनकी मान्यता है, वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे, उनके तर्क हैं। क्या तर्क है उनके? वो कहते हैं कि एक तो ये जो स्थान खोजा गया है, ये जो गंगा दोआब है, उस दोआब के ऊपरी हिस्से में स्थित होना, और दूसरा इसे इस कुरु जो राज्य है उसमें स्थित होना, ये दोनों चीजें संयोग नहीं हो सकती। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि संयोग है, लेकिन इन साक्ष्यों के आधार पे ये संयोग नहीं है, यानी ये साक्ष्य कुरु राज्य की जो राजधानी हस्तिनापुर उसी के माने गए हैं। अब इनमें हमें क्या प्राप्त हुआ है? इनमें आबादी के 5 स्तर, यानी लोगों के रहने के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 स्तर प्रमुख हैं मुख्यतः, दूसरा स्तर सेकंड लेवल और थर्ड लेवल तीसरा स्तर। तो देखिए हम इनको देखते हैं। दूसरा जो स्तर है उसके बारे में क्या पता चलता है।
बीबी लाल कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि एक तो इस चित्र की कोई ज्यादा विस्तृत खुदाई नहीं हुई, बहुत ही सीमित खुदाई हुई है क्योंकि वर्तमान में भी लोगों का वहाँ आवास है। दूसरा जो खुदाई हुई, ये जो समय है ये माना गया है 12वीं से 7वीं शताब्दी बीसी के लगभग, और इसका समय माना गया है, जो तीसरा स्तर है, तीसरे स्तर का समय माना गया है 6ठी से 3री शताब्दी बीसी। तो वो कहते हैं कि सीमित खुदाई हुई है क्योंकि ये सघन आबादी वाला क्षेत्र है। इसका समय 12वीं से 7वीं शताब्दी के बीच, ईसा पूर्व के बीच माना है, 12th सेंचुरी बीसी से 7th सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो इसमें कैसा था, इसमें घरों की कोई, नगरों की, बस्तियों की कोई भी नियोजन देखने को नहीं मिलता। नियोजन मतलब बस्तियों के नियोजन का अभाव है, प्लानिंग का अभाव है। यानी जैसे हमने हड़प्पा में देखा, हड़प्पा के नगर वेल प्लान्ड थे, पहले प्लानिंग बनाई जाती, फिर उनको बसाया गया, एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। सो यहाँ के जो घर हैं और जो दीवारें हैं, घरों की दीवारें, वो कैसी थी, कच्ची मिट्टी की थी और कच्ची ईंटों की थी। ठीक है, साथ ही साथ और क्या था, यहाँ की जो दीवारें हैं वो दीवारें सरकंडों से बनाई गई थी, लकड़ी के सरकंडों से, और मिट्टी का प्लास्टर करके। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई दीवार बनानी है, जमीन में खड्डा खोदा, उस पर किसी भी प्रकार से लकड़ियां लगा दी आड़ी टेढ़ी सपोर्ट के लिए, और लकड़ियां लगाने के बाद क्या किया, उस पर एक मिट्टी का पूरा लेयर लगा दी। तो बाहर से देखने पर उसमें उसका जो सरफेस है वो स्मूथ नजर नहीं आता, लाइक अ बोर्ड, वो थोड़ा अप एंड डाउन, ऊबड़ खाबड़ नजर आता है, जिससे आइडिया लगता है कि इस अंदर लकड़ियां हैं, बाहर मिट्टी का लेप है। तो इस तरीके से ये घर ज्यादा कोई विकसित अवस्था के नजर नहीं आते। तीसरा जो स्तर है, तीसरा स्तर बताया 6ठी शताब्दी, जो 6th बीसी से 3rd बीसी के बीच का है। इसमें जो घर है वो घर बोथ कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से इसका निर्माण किया गया। साथ ही साथ यहाँ जो गंदा जल है, गंदे जल की निकासी, ड्रेनिंग के लिए यहाँ 2 तरह की चीजें, एक तो बताए हैं नालियां, ईंटों से बनी हुई कुछ नालियों के अवशेष मिलते हैं, साथ ही साथ शोषक घड़े, इस तरह से जमीन में खड्डे, कुछ ऐसे घड़े जैसे जो कि पानी को एब्सॉर्ब करके जमीन में अंदर पहुंचा देते हैं। तो गंदे जल की निकास के अवशेष मिले, और साथ ही साथ वलय कूप मिले। इन वलय कूपों का 2 तरह से प्रयोग था, एक तो कुओं के रूप में, और एक जो मल निकासी है, जैसे आज के समय में हम लैट बाथ के लिए यूज करते हैं, गंदा पानी और जो मल है उसके निकासी के लिए ये यूज किए जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इतिहासकार ये मानते हैं कि महाभारत और उसके पात्र, उसकी घटनाओं की ऐतिहासिकता है। क्यों इसे इतिहास की श्रेणी में रखा गया है प्रारंभिक संस्कृत परंपराओं के तहत? क्योंकि साक्ष्य जो मिले हैं, बीबी लाल जो है पुरातत्वविद, उनके नेतृत्व में जो खुदाई की, उससे जो एक शहर हस्तिनापुर के साक्ष्य मिले हैं, वो मात्र संयोग नहीं है बल्कि उसकी लोकेशन ये रिवील करती है कि वो कुरु राज्य की राजधानी था। और उत्पादन के जो 5 स्तर मिले हैं, उत्खनन में आबादी के जो 5 स्तर मिले हैं, उनमें दूसरा और तीसरा स्तर 2 इम्पोर्टेंट हैं। ये 12वीं से 7वीं शताब्दी बीसी के लगभग, और ये 6ठी से 3री शताब्दी बीसी के लगभग। और यहाँ कोई नगर नियोजन नहीं था, कच्ची ईंटों के घर थे, यहाँ भी कच्ची और पक्की ईंटों के घर थे। यहाँ थोड़ा गंदे जल की निकासी की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आइए हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो महाभारत है वो एक गतिशील ग्रंथ है। तो गतिशील ग्रंथ कैसे कहा जाता है इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ।
महाभारत जो है आपको अच्छे से पता है, इसकी प्रमुख विशेषता जो है वो है इसकी गतिशीलता। क्या है? गतिशीलता। यानी आपको अच्छे से पता है महाभारत एक महाकाव्य है और वेद व्यास द्वारा इनकी रचना की गई। लगभग 500 शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग इसका रचना काल शुरू हुआ। ओके, अब इसकी मेन विशेषता है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब क्या है? यानी ये जो ग्रंथ है ये कोई सीमित दायरे में इसको बांधना, सीमित समय, सीमित क्षेत्र में इसको बांधना। स्टॉप कर दो। स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि महाभारत जो है वो एक गतिशील ग्रंथ है। इसकी मेन विशेषता है इसकी गतिशीलता और वेदव्यास द्वारा इसे 500 BC जो है उस समय इसका रचनाकाल प्रारंभ किया गया। तो मैं आपको बता रही थी कि जो महाभारत है ये गतिशील ग्रंथ है। गतिशील ग्रंथ इसको क्यों कहा जाता है? कि ये किसी एक निश्चित, एक लिमिटेड, बहुत थोड़े से समय को या समाज के किसी एक वर्ग विशेष को, एक सीमित क्षेत्र, उत्तर भारत या दक्षिण भारत, इस तरह से किसी दायरे में सीमित नहीं है। ना ही ये अपने लेखन के समय के बाद अब हमारे लिए ऐसा नहीं कि हमारे लिए उपयोगी नहीं बना हुआ। यानी कुल मिला के ऐसा नहीं है कि जो महाभारत ग्रंथ है जो उसका लेखन कर दिया तो उसके बाद एक साधारण पुस्तक है कि उसका लेखन कर दिया और आज हमारे लिए वो किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। ऐसा नहीं है, एक जीवंत ग्रंथ है। आज भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है, आज भी हमारी रुचि उसमें उतनी ही बनी हुई है। निरंतर हमारे जीवन के विभिन्न रूपों को ये प्रभावित करता है और तात्कालिक समय के विभिन्न सामाजिक जो मूल्य हैं आज भी हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसे गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं। तो इसको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। तो एक तो पॉइंट हम देखेंगे कि इसका लंबा रचना काल। दूसरा हम देख सकते हैं कि इसमें क्षेत्रीय प्रभेद शामिल हुए हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो अनेक इसकी पुनर्व्याख्याएं की गई हैं, लोगों के रुचि रुझान बने हुए हैं। इसी के साथ मूर्तिकला और चित्रकला में भी इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मूर्तिकला चित्रकला के साथ साथ नाटक और नृत्य जो कलाएं हैं उसमें भी इसका योगदान देखने को मिलता है। और इसके साथ हम देखें, हम जो पढ़ चुके हैं समालोचनात्मक संस्करण, किसके द्वारा? V.S. सुप्थाकर, ये हम पूरा डीप पढ़ चुके हैं। और आधुनिक जो लेखक हैं, आधुनिक लेखक, उनके इसमें रुचि होना। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हम बात कर रहे हैं कि हटे हैं कि इसकी जो रचना है लगभग 500 BC से शुरू हुई और अगले 1000 वर्षों तक इसकी रचना चलती रही। यानी ये किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। ये कैसा है? ये एक व्यापक ग्रंथ है। इसे हम किसी एक काल में, किसी एक क्षेत्र में हम इसे सीमित नहीं कर सकते। हम इसे सीमित नहीं कर सकते। ये कई लोगों के सहयोग से बना हुआ एक व्यापक ग्रंथ है। दूसरा हम देखें क्षेत्रीय प्रभेद। इतने लंबे समय में इस तरह के किस्से, कहानियां जो किसी एक ही क्षेत्र, कोई एक ही क्षेत्र है, किसी समाज के एक वर्ग से ही जुड़े हुए हैं, ऐसे किस्से कहानियां जो समाज के एक वर्ग विशेष से जुड़े हैं और एक ही क्षेत्र में पॉपुलर है, उनको भी इसमें शामिल किया गया, समाहित किया गया। यानी इस तरह से ये कितना व्यापक ग्रंथ है, गतिशील ग्रंथ है। समाज के हर वर्ग को इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसी के साथ हम बात करें पुनर्व्याख्याएं। देखिए, हम कहें लोभ या लालच के लिए या आदर्शवादिता शो करने के लिए या कोई विभिन्न और भी कारण हो सकते हैं, इनके चलते अनेक जो लेखक हैं उनके द्वारा इसके विभिन्न जो प्रकरण हैं, इसमें विभिन्न प्रकरणों को पुनर्व्याख्या की गई, विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषय वस्तु पर,
और उनको ऐड किया गया। यानी लोग अपनी रुचि से, रुझान से, चाहे उनको किसी चीज का लालच है, लोभ है, या वो पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, किसी भी चीज के चलते जो लोग हैं उनके द्वारा इसमें अलग अलग समय पर अपने हिसाब से प्रकरण जोड़े गए हैं। और हमने इसके 2 पार्ट्स पढ़े थे, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान और उपदेशात्मक को अगर हम देखें, साथ ही साथ इसकी भाषा और लेखन शैली को देखें, तो ये क्लियर होता है कि ये विभिन्न लोगों की विभिन्न समय में लिखी गई कृति है। यानी समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूहों का रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये गतिशील ग्रंथ है, ये एक समय, एक काल में, एक जगह ठहरा हुआ ग्रंथ नहीं है। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं मूर्तिकला और चित्रकला। ये जो हमारा महाभारत है, ये इतना जीवंत है, इतना लोकप्रिय है, आज भी हमारे बीच में ये उपस्थित है। किस रूप में? महाभारत के बहुत सारे जो प्रसंग हैं, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर मूर्तियां बनाई हैं, उन पर पेंटिंग्स बनाई है। आप जाते हैं मंदिरों में, देखते हैं किस तरह से जो अपने अर्जुन हैं उनको श्री कृष्ण हैं वो शिक्षा देते हुए दिखाए। श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन हाथ जोड़े हुए पैरों के बल बैठे हैं, और इस तरह से ज्ञान उनको दिया जा रहा है। इसी तरह से हम विभिन्न मंदिरों में महाभारत से जुड़े हुए बहुत सारे और भी मूर्तियां देखते हैं। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है, वहां भी वो रथ जो मंदिर है, उनमें आपको 5 पांडव, श्री कृष्ण और द्रौपदी जो हैं, उनके आपको मंदिर दिखाई देंगे। और पूरे भारत में इस तरह की आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। आप कमेंट में शेयर करके बता सकते हैं। तो और चित्रकला, यानी इसके बहुत सारे टॉपिक्स पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इस तरह के हमारे कितनी फोक पेंटिंग्स फेमस हैं, अलग अलग तरह की जो लोक चित्रकलाएं हैं, उनमें भी इसका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। अब हम देखें नाट्य और नृत्य कलाएं जो हैं, यानी जो आज के हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, चाहे कुचिपुड़ी है, चाहे भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस भारत के। इसके अलावा बहुत सारे फोक डांसेस भी हैं। उन डांस फॉर्म्स में जब वो किसी एक टॉपिक को चूज करते हैं, आपने देखा होगा, एक किसी स्टोरी को दिखाते हैं पूरे डांस में, तो वो जो महाभारत है उसकी विषय वस्तु, यानी महाभारत की स्टोरी को लेकर यहाँ नाटक बनाए गए, यहाँ स्टेज परफॉर्मेंस की गई। तो ये आपने बहुत बार देखा होगा टीवी में, मूवीज में। यानी आज भी महाभारत की वो जो टॉपिक्स है, वो प्रकरण है, वो विषय वस्तु है, वो हमें आकर्षित करती है। यानी ये ग्रंथ गतिशील बना हुआ है। समालोचनात्मक संस्करण जो है उसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही। 1919 में वीएस सुखथाकर जो है उनके द्वारा अपनी टीम के साथ ये शुरू किया गया था, और पूरे भारत में, भारतवर्ष में महाभारत की जितनी भी संस्कृत पांडुलिपियां हैं, चाहे किसी भी लिपि में है, उनको कलेक्ट किया था, और फिर जो सेम श्लोक है उनको कलेक्ट करके 13,000 पेजेस का एक संस्करण तैयार कर दिया। ये भी इस बात का प्रतीक है कि आज भी हमारा रुचि रुझान महाभारत में बना हुआ है। यानी महाभारत आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, आज भी वो गतिशील है। ठीक है। आधुनिक लेखकों की रुचि, यस, हमारे जो आधुनिक लेखक हैं वो जो मूल कथानक है, मूल कथानक संस्कृत, यानी महाभारत का जो मूल कथानक है संस्कृत, उस पर और उसके विभिन्न तथ्यों पर समय समय पर अपनी रुचि के अनुसार पुनर्व्याख्याएं करते रहते हैं, और बहुत ही क्रिएटिव, सृजनात्मक तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल है महाश्वेता देवी वर्मा। महाश्वेता देवी वर्मा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। ये शोषण के विरुद्ध लेखन में के लिए प्रसिद्ध है। शोषण के विरुद्ध इनका लेखन कार्य जाना जाता है। इनका मुख्यतः काम क्या रहा, यानी इन्होंने जो पुनर्व्याख्याएं की, मुख्यतः ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मूल कथानक, जो मूल संस्कृत कथानक है उसमें नहीं दिया गया, उसकी तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित करना।
ठीक है। देखिए एक स्टोरी है, इन्होंने दी है कुंती ओ निषधि। कुंती ओ निषादी। इस स्टोरी में क्या दिया है कि जब पांडव जो हैं वो जुए में हार जाते हैं और उन्हें अज्ञातवास के लिए वन में घूमना पड़ता है, विचरण करना पड़ता है, उस समय इन्हें एक लाख का बना हुआ महल दिया जाता है, इनके लिए तैयार किया जाता है कौरवों के द्वारा। और कौरवों की प्लानिंग होती है कि इनको जला के भस्म कर देना है। तो उस समय कुंती और पांडवों को इस चीज की भनक लग जाती है। तो कुंती द्वारा एक प्लानिंग की जाती है कि वन में जो निषादी यानी शिकार करने वाला जो वर्ग है, उसकी एक महिला और उसके 5 पुरुषों को बुलाया जाता है भोजन के लिए। रात्रि में उनको भोजन करवाया जाता है और मदिरा शराब पिलाकर उनको नशे में बिल्कुल धुत कर दिया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वो नशे की हालत में पूरी रात उसी महल में सोए रहते हैं और रात्रि में कौरव वहां आग लगा देते हैं। और सुबह जब देखा जाता है तो दिखता है कि एक महिला और 5 पुरुष शव जो हैं वो वहां पाए गए। यानी कौरवों को एक मैसेज जाता है कि पांडव कुंती सहित जल के भस्म हो गए, जबकि ये सच नहीं था। कुंती और पांडव जो एक सुरंग बनाई हुई थी, गुप्त सुरंग, उससे निकलने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार कुंती ने अपने पुत्रों को बचाने के लिए निषादी और उसके पुत्रों की बलि चढ़ा दी। इस तरह के कुछ प्रश्नों पर महाश्वेता देवी वर्मा और हमारे आधुनिक जो विद्वान हैं वो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो निम्न बिंदुओं से पता चलता है कि महाभारत किसी एक काल, एक वर्ग विशेष, एक निश्चित क्षेत्र, समाज के किसी खास समुदाय से संबंधित वो ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये गतिशील ग्रंथ है, एक व्यापक ग्रंथ है जिसने एक बहुत लंबे समय और समाज के बहुत सारे मानदंडों को समाहित किया हुआ है और हमारे लिए आज भी उपयोगी और लोकप्रिय बना हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। आज हमने 3 टॉपिक देखे हैं। हमने देखा है महाभारत के रचनाकार एक या अनेक, दूसरा टॉपिक हमने देखा है सादृश्यता की खोज और तीसरा टॉपिक हमने देखा है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। सी यू विद नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।